दी प्रिंट सॉफ्ट कवर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम विभिन्न किताबों पर चर्चा करते हैं और उस किताब के लेखक को भी बुलाते हैं। आज हमारे पास है विनाश पर वे किताब है। इसका एक प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। कीमत है 250 रुपए और इसके लेखक प्रशांत पॉल जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और थोड़ा सा नमस्कार। प्रशांत जी के बारे में बता दूं कि व्यवसाय से जो है इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार, कई मल्टीनेशनल टेलीकॉम और आईटी कंपनियों के सलाहकार भी हैं। लगभग 37 वर्षों का एक इनका व्यावसायिक कार्य अनुभव है। 35 से अधिक देशों में इन्होंने रहे हैं। तो आज हम प्रशांत पॉल जी से बात करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अंग्रेजों के शासन में बहुत सारी किताबें, इतिहास भरा पड़ा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो उनका कोई एंशिएंट टाइम का मामला है। तो बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ तक कि शशि थरूर ने भी हाल फिलहाल में लिख रखा है कि बहुत सारी चीजें उनके लूट और कैसे देश में उन्होंने तबाही मचाई। तो आपको क्यों जरूरत पड़ी इस किताब को लिखने की? आप ठीक बोल रहे हैं कि पुस्तकें हैं अंग्रेजों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जिस पद्धति से इस देश का विनाश किया है उस पर पुस्तकें कम हैं। उन्होंने जो एट्रोसिटीज की है या जो अत्याचार अन्याय किए हैं उस पर भी पुस्तकें या कंटेंट जिसको कह सकते हैं, जिसको एक सच्चा कंटेंट जिसमें कुछ तथ्य है, आधार है, ऐसे कम है। नैरेटिव ये चला है कि अंग्रेज तो न्यायप्रिय थे, ठीक है उन्होंने गुलाम रखा हमको, लेकिन अदरवाइज अंग्रेज अच्छे थे। एक इस प्रकार का एक नैरेटिव ऐसा बना है कि अंग्रेजों के कारण ये देश बना, ये देश एक हुआ, और जो कुछ तरक्की हुई इस देश में वो अंग्रेजों के कारण हुई। अंग्रेज आने के पहले ये देश में तरक्की नहीं थी। ये मूलतः नैरेटिव बना है। ये नैरेटिव पूर्णतः गलत है। इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए ये पुस्तक है। इसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारी एक समृद्ध ऐसी विरासत को या एक सिस्टम को उन्होंने छिन्न भिन्न किया। चाहे हमारी वो एजुकेशन सिस्टम हो, शिक्षा पद्धति, या हमारा इनफैक्ट हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारी पूरी जो एक प्रकार से पूरी हेल्थ केयर सिस्टम हमारी बनी थी बहुत पहले से, हाँ प्राचीन सर, काल से। सर हम उस पे आएंगे। जी क्रम वाइज नौ पाठ्यक्रम है आपकी इस जी जी किताब में। तो जी हम जी उस पर धीरे धीरे आएंगे। हमारा बस ये था कि हमारे पास इस तरह की किताबें बहुत सारी हैं। शशि थरूर ने भी लिखी हैं, तमाम इतिहासकारों ने भी लिखी हैं। तो आपने बताया कि उसमें बहुत सारे फैक्ट, नैरेटिव कुछ ऐसे हैं जो कि हमारी किताब में है और किताबों में नहीं मिलेंगे, आप जैसा आप कहना चाह रहे हैं। जी। तो आप जरा ये बताइए कि इस किताब को लिखते समय आपके पास चैलेंज कैसा रहा? क्या अनुभव रहा आपका? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा सवाल मेरा, क्योंकि इस लिखते समय शुरुआत में जो संदर्भ मिलते हैं वो संदर्भ ऐसे है कि अंग्रेजों ने इस देश में कई सिस्टम बनाई। अंग्रेजों के कारण इस देश में दूर संचार आया, अंग्रेजों के कारण रेलवे आई। अगर अंग्रेज नहीं रहते तो ये सब नहीं होता और हम शायद पुराने जमाने में रहते। इस प्रकार का एक नैरेटिव बनता हुआ सारे इसमें आया, पहला। दूसरा नैरेटिव ये बनता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, मतलब वो तो अपने आप हो गया, अंग्रेज तो अपने आप चले गए इस देश से। ये दोनों प्रकार के चैलेंजेस सामने थे और इसलिए उसमें से तथ्य ढूंढना, इसलिए मैं दो तीन चीजें बहुत काम में आई। एक तो धर्मपाल जी ने इस पर बहुत काम किया था, और धर्मपाल जी ने उस समय जब इंटरनेट नहीं था, बाकी सारे संसाधन नहीं थे, उस समय वो ब्रिटिश लाइब्रेरीज में गए, लंदन में गए, उनकी जो सारी पूरी आर्काइव्स है वहां बैठे, उनके डॉक्यूमेंट लिए, उनके डॉक्यूमेंट के आधार पर अंग्रेजों ने जो कहा है उसके आधार पर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया या सिद्ध किया कि हमारी अंग्रेज आने के पहले की व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ थी, बड़ी अच्छी थी, परिपक्व थी। तो इस प्रकार से, लेकिन जो तथ्य है वो मिलना थोड़ा कठिन होता था और इसलिए बहुत ज्यादा खोजना पड़ा। तो बड़ा चैलेंज ये था कि इस प्रकार के जो तथ्य है कि हमारी सिस्टम कैसी थी, क्या थी, वैक्सीन है, ये है, इन सब के बारे में अंदर तक, तह तक जाकर बहुत सारे संदर्भ जुटाकर, जैसे आपने शशि थरूर की बात की, द ईरा ऑफ डार्कनेस, उन्होंने पुस्तक जरूर लिखी है, उसमें कुछ आंकड़े भी दिए हैं, वे सारे संदर्भ मैंने लिए हैं। वो बताते हैं कि 3 लाख करोड़ का हमारा वस्त्र उद्योग का व्यापार था।
65 लाख का मलमल हमारा जाता था। तो जो कि अब वो भी मतलब आप ये भी इस किताब में दिखाते हैं कि कैसे हम 23% हिस्सेदारी रखते हैं, 32% तक हिस्सेदारी हमारी विश्व के व्यापार में थी और बाद में अंग्रेज़ों के बाद हमारा ये 3% 2.8% रह गया। तो ये ब काफ़ी दिलचस्प आपने इसमें आंकड़े दिए हैं, जो कि जनरली हाँ, ऐतिहासिक किताबों में इस तरह से और तथ्य वाइज़, कोट वाइज़ आपने दिया है। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ आपने कहा कि आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इसमें स्वतंत्रता के आंदोलन में, आज़ादी में गांधी जी की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। मान्य और उन्होंने मतलब एक संघर्ष किया। हालाँकि इस किताब में आप प्रस्तावना में इस बात का ज़िक्र करते हैं, वह स्वराज और स्वदेशी, स्वधर्म की बात करते हैं। लेकिन किताब के आखिरी जब पन्नों में जब आज़ादी की बात आती है, विद्रोहों की बात आप करते हैं, तो वहाँ मैं देखता हूँ गांधी जी का आप ज़िक्र करने से थोड़ा बचे हुए हैं या उनका बहुत योगदान कम, अहमियत कम दे रहे हैं आप इस किताब में। ऐसा क्यों? हाँ, नहीं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी एक दूसरी भी किताब है वे 15 दिन, उसमें मैंने आखिरी के 15 दिनों में जो-जो हुआ उसके बारे में पूरा विस्तार से लिखा है। लेकिन इस पुस्तक का उद्देश्य तो विनाश पर्व था कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से हमारे सिस्टम्स को बर्बाद किया। लेकिन उसी के साथ-साथ ये था कि अंग्रेज़ इस देश से गए क्यों? मतलब बड़ा दिलचस्प है और उसपे सबने विचार करना चाहिए कि 1942 का जो भारत छोड़ो का आंदोलन था, वो कुछ महीने चला, उसके बाद वो ठंडा हो गया। 1942 के उस आंदोलन के बाद इस देश में कोई भी बड़ा आंदोलन किसी ने भी नहीं चलाया कि अंग्रेज आप यहां से निकल जाओ करके। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद भी कोई ऐसा एक बड़ा सा आंदोलन नहीं खड़ा हुआ। फिर अंग्रेज गए क्यों? और अंग्रेज जो पहले 1950 में जाने की बात कर रहे थे, फिर 1948 आया और फिर अचानक 15 अगस्त 1947 को जाने का उन्होंने निर्णय लिया। वो निर्णय क्यों लिया? वो निर्णय क्यों लिया, इसके पीछे जाने की बहुत आवश्यकता है और उसके बारे में अनेक लोगों ने लिख के रखा है। दुर्भाग्य इस देश का है कि वो सारा जो लिखा हुआ है कि अंग्रेज इस देश से क्यों भागे, वो अभी तक बहुत कम स्थानों पर गया है। लोगों ने पढ़ा ही नहीं, लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं। उसको सबूत के साथ, तथ्यों के साथ सामने लाना आवश्यक है कि अंग्रेज इस देश से क्यों भागे। वो भागने का प्रमुख कारण था सुभाष चंद्र बोस के प्रति यहाँ के जो सैनिक थे, उनके मन में बढ़ता हुआ आकर्षण और आजाद हिंद फौज के प्रति उनके मन में जो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर था, उसको लेकर उनका जो उसके ऊपर जो अंग्रेजों ने अलग-अलग मुकदमे चलाए थे, उसके विरोध में आंदोलन चला और उसके कारण अंग्रेजों को लगा कि अब यहाँ पे रहना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो सम्मान के साथ अगर वापस जाना है, तो जल्दी से जल्दी यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटना सर आवश्यक है। आप गांधी की भूमिका इसमें कितनी देखते हैं? महात्मा गांधी की? वैसे पुस्तक का यह विषय नहीं है, लेकिन मेरा मैं व्यक्तिगत आउट रूप ऑफ से मान कॉन्टेक्स्ट पूछ रहा हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चूँकि हाँ। आज़ादी में एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। इस किताब में ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जुड़ा हुआ है, उसको ज़िक्र भले नहीं हुआ है लेकिन जुड़ा हुआ है। आपका इसलिए सवाल बहुत अच्छा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गांधी जी का इस पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत छोटे-छोटे कार्यक्रम लोगों को ऐसे दिए कि सामान्य व्यक्ति का समावेश या सामान्य व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट इस सारे स्वतंत्रता के आंदोलन में हो जाए। उस प्रकार का उन्होंने जो छोटे-छोटे कार्यक्रम दिए, उसके कारण एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। लोगों के मन में जागृति आई। इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन उसी के साथ-साथ विभाजन की ओर जो देश बढ़ा, उसमें गांधी जी की भूमिका, इसके बारे में भी विचार होना चाहिए। अंतिम दिनों में उनके जो वक्तव्य है, विशेषतः लाहौर में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जो उन्होंने वाह नाम का शरणार्थी शिविर है, उसमें जो उन्होंने वक्तव्य दिया, कलकत्ता में जो उन्होंने बात कही, उन सारी बातों को भी सामने रखना आवश्यक है कि उनका योगदान हम नहीं भुला सकते। निश्चित रूप से जनजागृति के लिए उनका बड़ा योगदान है, लेकिन उसी के साथ-साथ विभाजन की ओर जाने के लिए गांधी जी की भूमिका क्या है, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से विचार होना चाहिए। अच्छा। अच्छा मेरा अब सवाल यहाँ से शुरू होता है फिर, थोड़ा हमने लगभग-लगभग मोटी-मोटी चर्चा किताब के बारे में कर ली और मैं एक क्रम से आता हूँ इस सवाल पे कि कैसे जी, भारत में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश आपका जो पहला चैप्टर है, जी, कैसे होता है वो उस टाइम जहांगीर का शासन होता है, उनका जहाज सूरत में पहुँचता है, मछलीपट्टनम में उनका कारखाना पहले लगता है। जी, तो जी, जी, अंग्रेज प्रवेश करते हैं उसमें मुगलों आप ये भी लिख रहे हैं किताब में कि बेलायती लड़कियां भी उनको भेंट करते थे मुगलों जी, को। तो जी। इसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा आप बताएँ मुझे? जी, ये भी अच्छा सवाल है। इसलिए
क्योंकि अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने वाले पहले यूरोपियन ताकत नहीं थे। उसके पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बनी थी। उसके पहले भी पोर्तुगीज आए, मतलब सबसे पहले यूरोपियन ताकत जो आई वो पोर्तुगीजों के रूप में आई। और पोर्तुगीजों का बड़ा प्रयास था कि पूरा ये जो अपना वेस्ट साउथ वेस्ट कोस्ट है ये पूरा उनके हाथ में आ जाए। वैसा उन्होंने प्रयास भी किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई यहाँ पे, उन्होंने बहुत प्रयास किया। और राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचिल के युद्ध में अगर उनको नहीं पराभूत किया होता, डिसिसिवली डिफीट जिसको कहते हैं, निर्णायक रूप से पराजित, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का भी कुछ ना कुछ होता। अंग्रेज इन सबके बाद में आए, ये इंपॉर्टेंट है। 1608 में वो आए और उनको जो पहली सफलता मिली राजनीतिक रूप से वो 1757 की है। मतलब इसमें लगभग 150 वर्ष का बीच में जो समय गया, उस समय में अंग्रेजों ने अपना तंत्र मजबूत किया। इसलिए वो 150 वर्षों का भी अध्ययन होना बहुत आवश्यक है कि किस प्रकार से उन्होंने भारत की वीकेस्ट लिंक, कमजोर कड़ियों को ढूंढा, देखा, परखा और उसके अनुसार धीरे धीरे अपना व्यापार और व्यापार के साथ अपना अपना कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाते गए। मुगलों को वो लड़कियां वगैरह देना, ये अंग्रेजों ने लिख के रखा है कि कैसे किस प्रकार से वो उसको संतुष्ट करने के लिए सिर्फ धन नहीं देते थे तो लड़कियां वगैरह भी देते थे। और इस माध्यम से उन्होंने वो सारे मुगल जो उस समय के बादशाह थे उनको एक प्रकार से भ्रष्ट करके और भारत में व्यापार करने की छूट या परमिशन उन्होंने ली। तो सिर्फ परमिशन नहीं ली, तो जो कर है वो कर बहुत कम करवाए, अपने अनुसार कई चीजें करवा ली, अपने अनुसार उन्होंने अनुमति ले ली कि इस प्रकार से किला हम बना सकते हैं अलग अलग पोर्ट पे। ये बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं। तो ये अब ये जो उनकी मोडस ऑपरेंडी है, ये मोडस ऑपरेंडी भी ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अंग्रेजों ने अच्छा, अपने पांव इस देश में किस प्रकार से जमाए। मेरा एक सवाल और है सर जी कि बंगाल के आप उसमें अकाल की बात करते हैं और जी दुनिया में यूरोप और खासकर अंग्रेजों का लोकतंत्र की बात करते हैं। दुनिया में कहा जाता है कि बड़े लोकतांत्रिक लोग हैं, बड़े सिविल लोग हैं, लेकिन बंगाल में अकाल में करोड़ों लोग मर गए और उन्होंने उसमें उनकी कोई मदद नहीं की। तो बल्कि ऊपर से टैक्स, किसानों से, मजदूरों से टैक्स वसूलते रहे, कर वसूलते रहे, उनको कोई फिक्र नहीं, कोई शासन तंत्र नहीं। इस पे फिर थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। देखिए बड़ा दिलचस्प बात है ये कि कईयों को ये नहीं मालूम, मेरे को भी, मैं आपको हम्म, अगर सच बताऊं तो मैं लगभग 40 वर्ष का होने तक मुझे, मैं बहुत पढ़ता हूँ, पढ़ने का बहुत शौकीन व्यक्ति हूँ, अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि किस प्रकार से उन्होंने इस फेमाइन को, मतलब इस प्रकार से अकाल और सूखे का उपयोग करके भारतीयों को मारने का प्रयास किया। ये बड़ा, मैं बहुत संतुलित शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मारने का मतलब वास्तव में उन्होंने मारने का प्रयास किया। उनके सामने मॉडल था, रोल मॉडल था, जैसा उन्होंने अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में वहां के जो नेटिव्स थे उनको मारा, न्यूजीलैंड में मारा, ऑस्ट्रेलिया में मारा, उस प्रकार। और जैसा स्पेनिश लोगों ने वहां पे दक्षिण अमेरिका में मारने की कोशिश की, वो मॉडल सामने लेकर वो आए थे। इसलिए बाद में जब पता चला तो अनेकों ने उसके ऊपर लिख कर रखा है। सन्यासियों का जो आंदोलन हुआ, खड़ा हुआ, वो भी उसी के कारण खड़ा हुआ। और 3 करोड़ बंगाल की आबादी है उस समय की, और उस समय का बंगाल मतलब आज का अपना पश्चिम बंगाल, वो बांग्लादेश, बिहार का बांग्लादेश। कुछ हिस्सा, उड़ीसा, हम्म, बहुत बड़ा बृहद बंगाल है। उस हम्म, बृहद बंगाल के 3 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 1 करोड़ लोग मारे जाते हैं। हम्म, ये 1 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती। बहुत बड़ी मतलब उस समय उनका पूरा राज बंगाल पर था। संख्या। और राज होने के बाद भी उन्होंने जो मदद करनी चाहिए ऐसे समय में, वो तो नहीं की। लेकिन उसके बाद जो वसूलते हैं टैक्स, उसको बहुत ज्यादा सख्ती से वसूला, क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ वसूला। तो एक दूसरा सवाल सर कि मेरा जो है वो है कि नौकायन शास्त्र को कैसे बर्बाद किया? देखिए ऐसा है कि ये भी एक नैरेटिव बना है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म, उसके हजारों वर्ष पहले हम्म, हमारी नौकाएं पूरे विश्व में जाती थी, हम पूरे दुनिया का व्यापार करते हैं। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा शुरुआत में कि हम्म, प्रोफेसर अंगस मेडिसिन, जिनको पूरा दुनिया एक प्रख्यात अर्थशास्त्री मानती है, उनकी अनेक पुस्तकें, द मिलेनियम पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स वगैरह, हम्म, उसमें उन्होंने लिखा है कि पहली शताब्दी में भारत की हिस्सेदारी लगभग 1/3 थी पूरे विश्व के व्यापार में। हम पूरे दुनिया में जाते थे, तो हमारे जहाज, हमारे बेड़े, वो बेड़े बनाने का तंत्र, नौका नयन, फिर खुले समुद्र में जाना तो दिशा दर्शन, वो सारी, आज जैसे सेक्सटेंट कहते हैं या वो होका यंत्र कहते हैं, वो सारे हमारे पास थे, उस समय थे। हम्म, तो उसके साथ हम बहुत समृद्ध
नौका बनाने का उद्योग था हमारा, और हम नौकाएं बेचते थे। ये जितना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां ही सिर्फ नहीं बेचते थे, तो कई यूरोपियन कंट्रीज को भी हमने नौकाएं बेची है। और बिल्कुल आखिरी आखिरी में, मतलब अंग्रेजों का शासन आने के बाद भी हमारे यहाँ हुगली के गोदी में और मुंबई के गोदी में जो नौकाएं बनती थी वो अंग्रेजों को बेची हमने। रानी खुद जो नौका इस्तेमाल करती थी, वो गोधा नाम की नौका, वो तो भारत में बनी हुई थी। ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन उनको ये लगा अंग्रेजों को कि ये जो नौका नयन का इनका उद्योग है, ये अगर और ऐसे ही फलता फूलता रहा तो उनका जो शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी है, शिप बिल्डिंग का उनका कारखाना, उनके लोग हैं, वो इंडस्ट्री आगे पनप नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने तय करके हमारी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को समाप्त किया, नष्ट किया। और तो तीसरा मेरा सवाल ये है कि वस्त्र उद्योग, आपने जैसा डिटेल दिया है, जितनी जानकारी दी है, फैक्ट दिया है, वो बड़ी दिलचस्प है कि 2-2 ग्राम के मलमल के हमारे यहाँ कपड़े बनते थे, मीटर, कई-कई मीटर के। और वो दिखा मतलब आज की जो मशीन का आपने इसमें डिटेल भी दिया है, फैक्ट भी दिया है और उल्लेख भी किया है, कई लेखकों का नाम भी लिखा है कि उन्होंने ज़िक्र किया है और म्यूज़ियम का भी ज़िक्र किया है जहाँ पे रखा हुआ है ये सब, कि हमारे यहाँ 2-2 ग्राम के मलमल आज वो मशीनें नहीं बना पा रही हैं, आपने ऐसा जी ज़िक्र जी किया है। तो जी ये वस्त्र उद्योग के बारे में मुझे लगता है कि ये इतने सारे चैप्टर इस किताब में हैं, लेकिन जो वस्त्र उद्योग का कमाल, हालाँकि उसको विनाश नहीं कर पाए अंग्रेज, आखिरी तक बहुत कोशिश की जैसा कि जी आपने जी बताया है, जी वस्त्र जी उद्योग लेकिन फिर भी बचा रहा, वो कमाल का है। तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में बात करें, हमारे दर्शकों को जी बताएँ। जी, हमारा जो, जैसा मैंने कहा कि व्यापार हम पूरे दुनिया में करते थे, उसमें टेक्सटाइल का, ये वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सेदारी थी, पूरे इसमें। और जैसे आज अरमानी का सूट पहनना है पूरे दुनिया में एक प्रकार से एक हाई क्लास लोगों की एक प्रकार से क्रेज होती है, हुँ, स्टेटस सिंबल कहलाता है, वैसे भारतीय वस्त्र पहनना ये दुनिया भर के जितने राजा, महाराजा, अमीर उमराव थे, उनका एक क्रेज था कि मैं भारत के वस्त्र पहन रहा हूँ। हुँ, ये भारत की महत्ता थी वस्त्र उद्योग के मामले में। हुँ, जो बुनकर, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि थ्रेड काउंट कहलाता है कि एक पर स्क्वायर इंच में कितने थ्रेड होते हैं, कितने हुँ, धागे होते हैं। हुँ, हुँ, आज जो मशीन बना पाती है वो ज्यादा ज्यादा 1200-1400 तक पहुंचता है मैक्सिमम, वैसे 600-800 रहते हैं नॉर्मल, हुँ, 1200-1400 पहुंच। हमारे यहाँ वो अंग्रेज खुद लिखता है 2600 थे, 2600 थ्रेड काउंट था हमारा। दिस हुँ, इज, ये बहुत अद्भुत है, सरप्राइजिंग है। हुँ, इस प्रकार से हमारी वीविंग की, हमारी उसकी तकनीकी थी, और उसमें कोई मशीनरी नहीं थी। सामान्य जो बुनकर थे, बुनकरों के हाथ का कमाल था कि इस प्रकार से वस्त्र हम बन सकते थे। और सादे वस्त्र नहीं थे तो उसमें कशीदाकारी थी, मलमल के ढाके का मलमल पूरे दुनिया में उसका जलवा जलवा था। तो ये जो वस्त्रों का एक बहुत बड़ा उद्योग हमारे पास बना था, उसको अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की। तो जैसा कहते हैं कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने वहां के जो बनाने वालों के हाथ काटे, वैसा यहाँ पे जो आपने बुनकर थे लिखा है कि अंगूठे, उन कारीगरों के अंगूठी काट। अंगूठे तक काट दिया अंग्रेजों ने। और हुँ, ये मैंने अधिकतर जो कोट किया है वो अंग्रेजों को ही कोट किया, मैंने तय करके अंग्रेजों को कोट किया है। लोग ये हुँ, ना कहे कि भारतीय तो अपने बारे में कहेंगे, अंग्रेजों ने जो लिखा है या हुँ, अमेरिकन ने जो लिखा है वो मैंने कोट किया है, तथ्यों के साथ कोट किया है कि उन्होंने लिखा है इस प्रकार से उनकी उंगलियां काट दी थी कि ताकि वो फिर से बुन नहीं पाए। तो बड़ी क्रूरता के साथ अंग्रेजों ने इस वस्त्रोद्योग को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जैसा अंदर तक है पैठ गया गया है उद्योग, इसलिए पूर्ण तरीके से उसको समाप्त नहीं कर पाए। ये बात हकीकत है, सच है ये। चौथे सवाल पे आते हैं। भारत के स्वास्थ्य सिस्टम पर आप बात करते हैं कि माना जाता है कि एलोपैथी, अंग्रेजी और दवाएँ ही जो है आज सब जगह उसी का बोलबाला है। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनली हम बहुत ज़्यादा चरक संहिता का भी आप उल्लेख करते हैं, सुश्रुत संहिता का भी उल्लेख करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी की भी बात आप करते हैं कि ये ब और बाकायदा उसमें आप डिटेल देते हैं, तथ्य देते हैं, उसके कुछ कोट भी आप ज़िक्र करते हैं। तो इसके बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि चिकित्सा शास्त्र में माना जाता है कि हम तो बहुत ही दकियानुसी टाइप के रहे हैं, आयुर्वेद और पेड़ पे पत्तों से दवाइयाँ करते रहे हैं। हमें सच में दवाइयाँ तो अंग्रेज़ों ने दी और नोबेल पुरस्कार लगातार वो जीत रहे हैं और नए-नए खोज कर रहे हैं। तो इस पे ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताएँ। नहीं, आपने ठीक कहा, नैरेटिव वैसे ही बना है, जो आप कह रहे हैं वैसे उसी प्रकार का नैरेटिव बनाया गया है तय करके। मैं हुँ, एक उदाहरण अभी देना चाहता हूँ सिर्फ इसमें, कि अभी हुँ, जो पूरे कोरोना काल में जो वैक्सीन का बड़ा चला पूरे दुनिया हाँ, में कि हुँ, वैक्सीन, वैक्सीन। हुँ, अब वो वैक्सीन अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएँगे कि वैक्सीन की खोज किसने की, तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की। सिंपल आंसर मिलेगा। हुँ, एडवर्ड जेनर को कहाँ से मिला?
तो हम्म। अंग्रेजों ने उसके ऊपर लिख के रखा है, हॉलवेल करके है, या उसके पहले एक कॉलोनाइजिंग द बॉडी नाम से, कॉलोनाइजिंग बॉडी नाम से एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, एक 20 वर्ष पहले। हम्म। बड़ा डिटेल में उसने वर्णन किया है कि कैसे भारतीयों ने वैक्सीनेशन, भारतीयों में था, जिसको हम छोटी माता कहते हैं, चिकन पॉक्स कहते हैं, उसका वैक्सीनेशन की पूरी इकोसिस्टम थी। और चूंकि लोगों ने उसका पालन करना चाहिए श्रद्धा के साथ, इसलिए हमारे पुरखों ने उसको धार्मिकता के साथ जोड़ दिया था। तो शीतला माता का व्रत हर जगह, हर गांव में आपको शीतला माता का मंदिर मिल जाएगा। वो शीतला माता किसकी देवी है? वो स्वच्छता की देवी है। तो वहां पर ये बड़ी सिस्टम थी कि गांव में उस समय लोग आते थे जिनको इस प्रकार से चिकन पॉक्स हो गया है, उनके दानों में से मवाद निकाल करके अपने रुई की फाहों में बराबर रखते थे, और हर गांव में जाकर चैत्र के महीने में जो 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे को खुरेच के उसमें लगाते थे। माता पिता को कहते हैं कि 14 दिन तक उसको जरा थोड़ा आराम आराम से रखना, ठीक ठाक से रखना। 14 थोड़ा बुखार उखार आएगा तो संभाल लेना उसको, माता उसमें आएगी। और 14 दिन के बाद वो नीम के पत्तों से नहलाकर दही भात का निवेद जो है, भोग है, वो शीतला माता को दिखा दीजिए। उसके बाद पूरे जीवन में उसमें माता नहीं आएगी, मतलब इस प्रकार से चेचक या कुछ नहीं आएगा। और बाद में जो अंग्रेजों ने सर्वे किया, वो सर्वे में भी वो लिखते हैं कि जिनको इस प्रकार से वेरियोलेशन, वो कहते हैं वैक्सीन को वेरियोलेशन कहते थे, वो सिस्टम जिसमें थी, उनको किसी को माता नहीं आई, मतलब चिकन पॉक्स नहीं आया। तो ये अच्छा सर। इतनी बड़ी अच्छा हजारों सर, वर्षों से चली हुई सिस्टम थी। हमारे पास थोड़ा टाइम का कमी है, जी जी और जी 8-10 मिनट ही हमारे पास बचे हैं। तो हम जी कुछ सवालों को जल्दी जल्दी लेंगे, 2-4 सवाल और जी। बचे हैं, और उनमें हाँ हम हाँ, थोड़ा संक्षेप में आपसे जवाब चाहेंगे। बिल्कुल। आप भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ हमें आके अनपढ़ घोषित किया और अपनी शिक्षा व्यवस्था को लागू किया। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी, तक्षशिला हमारा पहला, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। जी नालंदा भी हुआ, उसको नष्ट किया, और अपनी जो है शिक्षा प्रणाली को हमारे यहाँ थोपा। और उसके पहले हमारे यहाँ सब जगह एक तरह से किसी को अनपढ़ नहीं कहा जाता था, जगह जगह स्कूल कॉलेज छोटे छोटे विद्यालय हुआ करते थे। तो इसी से जुड़ा एक और सवाल मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन सर, हमारे यहाँ एक शिक्षा व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन एक हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक जो बहुत कमी, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में सवाल कर रहा हूँ, किताब में नहीं है, जी वो जी ये जी। सवाल कि अछूत जो दलितों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया था, तमाम निचली जातियों को जो शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया था, इस कॉन्टेक्स्ट लो के, खासकर जब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली थी, आप क्या कहना चाहेंगे? खासकर चूंकि ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, आज ये पूछा जाता है, आरक्षण की बात होती है, तमाम दलितों को आरक्षण दिया जा रहा है ताकि वो हायर एजुकेशन में पहुंचे। तो उस समय जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसकी आप तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी दलित और तमाम निचले जातियों को वह उससे वंचित रखा गया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, अच्छा, ये सवाल अच्छा है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये बिल्कुल विद द कॉन्टेक्स्ट विद द बुक है। और हम्म। इसमें अगर आप बुक में देखेंगे तो मैंने उसमें आंकड़ों के साथ दिया, और वो जो आंकड़े वो भी अंग्रेजों ने दिए हैं। हम्म। अंग्रेजों के हाथ में जब पूरी सत्ता आई मराठों को हराने के बाद, तब उन्होंने उनकी जो 4 प्रेसिडेंसी थी, मुंबई, कलकत्ता, बाद में दिल्ली हुआ, तो बंगाल, मुंबई और बंगाल था, मुंबई और मद्रास, इन तीनों में उन्होंने सर्वे किया। और सर्वे में जो आंकड़े दिए, उस आंकड़ों में उन्होंने कहा है कि जितने पढ़ते उसमें ब्राह्मणों का प्रतिशत कितना है? तो ब्राह्मणों का प्रतिशत मात्र 23.4 है, एक स्थान का दिया है, तो हर स्थान पे लगभग उतना ही है। 1/4 से कम ब्राह्मण है। बाकी शूद्र की संख्या, उन्होंने जिनको शूद्र माना है, अंग्रेजों के निगाहों में जो शूद्र है, उन्हीं की परिभाषा में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने पुराने शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार का डिफरेंशिएशन था, ऐसा नहीं है। महिलाओं को शिक्षा नहीं दी, ऐसा भी नहीं है। और वो आंकड़े सारे के सारे अंग्रेजों ने दिए हुए आंकड़े हैं, जो मेरे पुस्तक में मैंने दिए। इसलिए भारत में अंग्रेज आने के पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ थी, बहुत अच्छी थी। हर गांव में शालाएं थी, पाठशालाएं थी, और आवश्यक वो ज्ञान सभी को मिलता था। तो लेकिन ये फिर पूरा, छोटी जातियां, दलित जातियां, पिछड़ी जातियां पीछे क्यों रहेगी शिक्षा व्यवस्था में हमारे यहाँ? ये आंकड़े तो ऐसा नहीं बताते, लेकिन पिछड़े रह गए कब? ये पूरे 190 साल के इसमें अंग्रेजों ने, ये सारे शब्द का प्रयोग किसने किया? आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने? सब हम्म। अंग्रेजों ने किया है। हम्म। इन्होंने तय करके उन इन 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 जो जातियों को अलग रखा। कुछ और ऐसे विमुक्त, भटके विमुक्त जातियां जो है, बंजारे लोग, उनको कहा कि ये लोग तो इस प्रकार से चोर है, उचक्के हैं, उनके ऊपर उस प्रकार की धाराएं लगाई। ऐसा बहुत कुछ किया। डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेज आने के बाद शुरू हुआ, हमारे यहाँ उसके पहले नहीं था। अंग्रेजों ने दिए हुए आंकड़े ही बताते हैं कि उस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव शिक्षा में नहीं था। अच्छा। अच्छा, मेरा एक सवाल अब अगला है कि अंग्रेजों की न्याय प्रणाली, जिसकी जी दुनिया में आज बड़ी तारीफ होती है, बड़ा अच्छा न्याय व्यवस्था है, जबकि वहीं बंगाल में लोग मर रहे थे तो उनका न्याय तंत्र चुपचाप बैठा हुआ था और अपनी सेवा में लगा हुआ था।
जैसा कि जी आप किताब में लिखते हैं, जी ये मेरे शब्द नहीं है कि वो अंग्रेज सारे पैसे और टैक्स, जलियांवाला नरसंहार भी उसी टाइम पे होता है, तब भी वो गलत न्याय नहीं दे पाते, धर्मांतरण तक करते हैं। तो इस पे आप बहुत संक्षेप में आप बता दें दर्शकों को हमारे, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जनरल डायर ने जो मारा जिस पद्धति से, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब उसने जैसे कीड़े मकोड़ों के जैसे भारतीयों को मारा, बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए हुए। उसके हम्म। बाद उसके ऊपर कार्रवाई छोड़ दीजिए, अंग्रेजों ने उसका सम्मान किया और हीरे जड़ित तलवार उसको भेंट की। और उसके साथ साथ आज के हिसाब से 2 करोड़ रुपए के इतना धन उस समय का उसको दिया, प्रेजेंट किया। और रुडयार्ड किपलिंग, जिसके बारे में वो जंगल बुक लिखने वाला, वो उसकी तारीफ करता है, कहता है ये ब्रिटेन का हीरो है, वो हीरो बन गया। तो इनकी जो न्याय बुद्धि है, वो अंग्रेजों के हित देखने में थी। अंग्रेजों का जो हित है वहां न्याय है, जहां हम्म। अंग्रेजों का हित होता है उनका न्याय नहीं है। तो उनकी हम्म। न्याय बुद्धि बड़ी दो सिलेक्टिव हजार थी। 2019 में अटलांटिक काउंसिल में जयशंकर, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, आपने लिखा है कि बोलते हैं कि 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई है। जी जाके अभी हाल 2019 में जाके बोलते हैं, जी अटलांटिक काउंसिल में बोलते हैं 45 ट्रिलियन डॉलर की, जबकि हमारा राष्ट्रीय बजट आप लिखते हैं कि 34 पॉइंट कुछ ट्रिलियन का होता ट्रिलियन। है, राष्ट्रीय जी बजट होता है। जी तो जी ये जी बिल्कुल। बहुत बड़ी मतलब लूट अंग्रेजों ने की है, जैसा कि आप बताते हैं। तो जी इसमें शशि थरूर सुल्लिवन का भी जिक्र करते हैं कि कैसे वो लोग माला माल हो गए और जी हमारे धन लूट के ले गए। तो थोड़ा सा इस पे भी आप एक दो संक्षेप में बताएं कि लूट लूट को लेकर जो आपका चैप्टर है, 7वां चैप्टर है लूट वाला, कि कैसे मतलब इतना धन लूट के ले गए। देखिए, भारत में बहुत ज्यादा धन था, इतना सब ये इस्लामी आक्रांताओं ने लूटने के बाद भी बहुत ज्यादा धन था। और हम्म। वो उन्होंने लूटा। मतलब जब बंगाल को जीतने के बाद बंगाल का खजाना जो वहां पर गया, उस खजाने के बारे में मैंने लिखा है किस प्रकार से खजाना वहां पर गया। ऐसे राजे रजवाड़ों को लूट लूट कर उन्होंने वहां पे खजाना भेजा। जो सामान्य जनता है उनको उनसे भी वो सारा टैक्स टैक्स का जो वसूली है, वो नॉर्मल से 2-2.5 गुना करते थे। और किस प्रकार से करते हैं हम जान सकते हो, वो सारा पैसा उन्होंने वहां भेजा। एक ने तो कहा है कि जैसे पूरे भारत में, जैसे गंगा में वो पंच को ऐसा पूरा लिया पानी, और वो थेम्स में जाके निचोड़ और दिया। टेंस में जाके निचोड़ लिया। थेम्स में, हाँ। उस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को लूटा। उनके पूरे सैनिकों का पगार, मतलब वहां जो काम करते थे उनका भी पगार भारत देता था। भारत तो देता था। भारत के टैक्स पेयर्स के और भारत के सारे लोग के आधार पर पूरा अंग्रेज अंग्रेज मतलब इंग्लैंड भारतीय प्रशासन सैनिकों चलता को था। कम वेतन देते थे, कम। जी जी। हाँ बहुत हाँ कम वेतन थे। हाँ तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत लूटा है भारत को। हाँ। एक दूसरा कि अंग्रेज भारत से क्यों भागे और कैसे जी भागे, एक चैप्टर आपका 8वां चैप्टर है। जी 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 तो जी। इस पे भी थोड़ा सा आप जल्दी में हमें बता दें। जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपने ये अंग्रेज। वायुसेना में का आंदोलन और नौसेना का विद्रोह दो का मेजर तौर पे आप यहाँ जिक्र करते हैं कि भगाने में कितना बड़ा रोल था वायुसेना का आंदोलन का और नौसेना विद्रोह का। हाँ, नहीं बराबर है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा जिक्र करता हूँ तीसरे आंदोलन का। क्योंकि हम्म। उन्होंने कहा है, जो उनके आचिन लेख करके उनके जो सैन्य के हम्म। अधिकारी थे, मतलब प्रमुख थे, हम्म। उन्होंने लिखा है कि 1946 में, मतलब वहां पे एटली प्रधानमंत्री बन गए थे, तो 1940 के शुरुआत में जनवरी में वायुसेना में आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ। उसके बाद फरवरी में नौसेना का आंदोलन हुआ 18 मार्च को। सॉरी, 18 मार्च को वो आंदोलन हुआ। और उसके बाद 18 फरवरी को, और उसके बाद 27 फरवरी को, जो 23 फरवरी को समाप्त हो गया मुंबई का आंदोलन। उसके बाद 27 फरवरी को जबलपुर में जो थल सेना है उसमें आंदोलन हुआ। अंग्रेज ज्यादा विचलित हुए कि नौसेना और वायुसेना का बहुत ज्यादा संबंध सामान्य लोगों से नहीं आता, अलग अलग होता है। लेकिन जो थल सेना है, वो तो डायरेक्ट सामान्य लोग के कांटेक्ट में रहती है। और अगर थल सेना के सैनिक ही हमारा कहना मानना छोड़ देंगे, तो हमें यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सम्मान के साथ तो निकल ही नहीं सकेंगे, शायद ये लोग मार मार के हमें भगाएंगे। इसलिए अचिन लेख के बहुत ज्यादा टेलीग्राम से, बहुत ज्यादा उसने मैसेजेस भेजे हैं वहां पर लंदन में कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाओ। अन्यथा ये, क्योंकि थल सेना के आधार पर हम पूरे भारत को नियंत्रण करते हैं, थल सेना हमारी बात नहीं मान रही है, वो नियंत्रण से बाहर हो रही है, इसलिए जल्दी से भगो। ये कारण है प्रमुख रूप से। और थल सेना, नौसेना, वायुसेना का जो प्रेरणा है वो सुभाष चंद्र बोस है। और हम्म। इसीलिए चूंकि सुभाष चंद्र बोस थे, अभी तक हमारे इतिहास में हमें नहीं बताया गया कि ये हम्म। प्रमुख कारण है कि कोई आंदोलन ना होने के बाद भी उनको भागने की जल्दी थी अंग्रेजों को। और हम्म। इसलिए 15 अगस्त का जल्दी से मुहूर्त निकाला और वो निकल गए भारत से। ये हम्म। बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर हमारा टाइम जो है इजाजत आगे नहीं दे रहा है। बात आपसे करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ा, मुझे मुझे भी काफी अच्छी लगी।
तो मैं दर्शकों से कहूँगा कि ये 250 रुपए की किताब है और प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, तो आप मँगा सकते हैं। और हम अपने एपिसोड को यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। सभी दर्शकों को धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और सराब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।